अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के साथ कोशिश करते हैं कि हम चैप्टर 18 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा दें। जी बच्चों, करें स्टार्ट। Yes, sir. चले, देखिए बेटा, ट्रांसफार्मर मैंने कल बात कर रहा था, मैं दोबारा करता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का फ़ायदा क्या है अवर अ डायरेक्ट करंट, इवन डैट, इसके बावजूद हमारे पास जो डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं और वो डायरेक्ट करंट पर ऑपरेट होती हैं, डीसी पर ऑपरेट होती हैं। इसके बावजूद हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफर क्यों करते हैं? वाई वी प्रेफर द अल्टरनेटिंग करंट? जी वजह, वाई वी प्रेफर द अल्टरनेटिंग करंट ओवर द डीसी? डायरेक्ट करंट के मुकाबले में अल्टरनेटिंग करंट को क्यों प्रेफर देते हैं या क्यों तवज्जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? जी क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वो ला सकते हैं हम कम करंट के साथ। हाँ, वेरी गुड बेटा। ट्रांसमिशन यानी कि सबसे बड़ी जो वजह है वो है ट्रांसमिशन लॉसेस जो है ना, वो एसी के लिए बहुत कम है। अल्टरनेटिंग करंट को हम बहुत कम पावर लॉसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करवा सकते हैं, जबकि डायरेक्ट करंट के लिए ये सहूलत नहीं है। दूसरा, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मसलन आपके पास अगर एक कोई छोटी डिवाइस है, कोई छोटा बल्ब है, मोबाइल फ़ोन का चार्जर है जिसको 6 वोल्ट दरकार है, तो आप सबसे बड़ी बात कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसको इसकी वैल्यू को अप या डाउन करना बड़ा आसान होता है। इट कैन बी वेरी इजी टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। दूसरी वजह मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए बड़ी आसानी से उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को इस्तेमाल करने की दो बड़ी वजह मैंने बताई कि जैसे एक आपने अहमद ने बोला कि लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हम एट वेरी लो कॉस्ट जो है वो उसको भेज सकते हैं। दूसरी वजह, हम इसकी वैल्यू को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसलिए हम हमेशा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट पर प्रेफरेंस देते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं। अब देखिए, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए याद रखें, जो बुनियादी किरदार है वो ट्रांसफार्मर का है। यानी कि ये जो भी आपने कहा ना एडवांटेजेस है, अब उस एडवांटेजेस को लेने के लिए हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो अभी दो बातें की, इसको वो हासिल करके देती है। तो वैसे इन जनरली ट्रांसफार्मर का लफ्ज़ी मतलब होता है हालत को बदलने वाला। ऐसी डिवाइस जो हालत को बदले उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ट्रांसफार्मर की फ़िज़िक्स के लिहाज से, एंटीटेस के हवाले से देखें तो ये एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि रुकी होती है, मतलब मूव नहीं करती। यूज्ड आइदर टू रेज और rise or lower the voltages of alternating current supply with the corresponding decreasing or increasing current। यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है, यहाँ तो वोल्टेजेस को अप करेगी या डाउन करेगी, और उसके क्रॉस ना सिर्फ ये कि वोल्टेजेस को अप एंड डाउन करती है, बल्कि उसके क्रॉस हमें करंट को भी वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवा के देती है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन में आप ये दोनों बातें लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन बोथ वोल्टेजेस एंड करंट। तो ये वोल्टेजेस और करंट दोनों को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेजेस को अप करे या डाउन करे, ये करंट और वोल्टेजेस दोनों को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। एक तो ये बात ये ज़हन में रखें। अब आते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर दो कॉइल्स हमारे पास होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है और दूसरा सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल जो है उसको अगर आप देखें तो प्राइमरी कॉइल के साथ हमने सोर्स कनेक्ट किया होता है, और सेकेंडरी कॉइल के साथ हम आउटपुट लेते हैं। यानी कि प्राइमरी को आप इनपुट कह सकते हैं और सेकेंडरी को आउटपुट कह सकते हैं।
अब आइए इसको देखते हैं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन को डिटेल से ये डायग्राम में अंडरस्टैंड करते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। इस वक्त इसके दो कॉइल हैं, एक प्राइमरी है और एक हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो इनपुट अप्लाई करने हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस इनपुट अप्लाई करनी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ख्याल रखें कि हम लोग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैं डिटेल से थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग इनपुट सप्लाई देते हैं तो इनपुट सप्लाई देने से क्या होगा, इनपुट सप्लाई जो है वो क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I करंट के। तो करंट के कम ज़्यादा होने से, यानी कि करंट अल्टरनेटिंग है तो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा, और जब अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा तो प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और उससे एक EMF होगी। तो इसका मतलब प्राइमरी जो कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल के अंदर एक हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। उससे एक आपके पास बैक EMF पैदा होगी, जिसको सेल्फ इंडक्शन भी कह सकते हैं आगे जाके। ये बैक EMF या सेल्फ इंडक्शन जो है वो हीट लॉसेस का सबब बनती है, जिसमें एडी करंट्स पैदा होते हैं। तो उसको भी हम साइड पर रखते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल में। अब जब प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो हम सॉफ्ट आयरन कोर के साथ अपने प्राइमरी कॉइल को मैग्नेटिकली लिंक्ड करते हैं सेकेंडरी कॉइल्स के साथ। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपस में लिंक्ड अप होते हैं मैग्नेटिकली। अब बेटा जी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में होता है, अगर आइडियली देखें तो उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में होगा। तो सेकेंडरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और प्राइमरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो सेम होता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रिंसिपल देखिएगा, वर्किंग का असूल ये होता है कि हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की NP और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की NS अगर ये चेंज करना शुरू कर दें तो इससे आप देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर आप यहाँ तक रहें तो दोनों जगहों पर सेम है, लेकिन अगर आप टर्न्स डिफरेंट कर दें तो अब आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जनरेट होने वाले वोल्टेजेस भी चेंज हो जाएंगे। तो यही वजह है कि अगर आप इनको डिवाइड करते हैं तो EP और ES बराबर हो जाता है NP और NS। इसमें हम लोग इसको VP कह सकते हैं, इसको VS कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू NP और NS। तो ये एक टर्न रेशो बन जाती है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से आगे जाके हम समझेंगे। ले बेटा जी, मैंने आपको बोला कि हमारे पास प्राइमरी में जो चेंज इन फ्लक्स है वो सेम सेकेंडरी में भी उतना ही चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम होता है। फ़र्क दोनों में ये आता है कि प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और जो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स है, दीज टर्न्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो फिर आगे जाके वो जो एक रिटर्न रेशो बनती है, जहाँ से फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम देखते हैं। बेटा यहाँ तक आप देखें कि हमने प्राइमरी कॉइल देखा, सेकेंडरी कॉइल देखा, उसमें चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम प्राइमरी में देखा और चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम सेकेंडरी में देखा। तो दोनों में था एक जैसा, नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट करके हम वोल्टेजेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। बेटा यहाँ पर अक्सर एक दो सवाल आते हैं, गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल इलेक्ट्रिकली दोनों इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है। दीज आर मैग्नेटिकली कनेक्टेड कॉइल। इनको हम कहते हैं कि ये कॉइल मैग्नेटिकली तो कनेक्टेड है लेकिन इलेक्ट्रिकली दीज टू कॉइल्स आर इंडिपेंडेंट। तो इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट है, मैग्नेटिकली ये कनेक्टेड है, और एक जगह प्राइमरी में फ्लक्स में चेंज ला के हम सेकेंडरी के अंदर EMF को क्रिएट कर रहे होंगे। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है कि हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर करने के लिए क्या करना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर करने के लिए एक्चुअली हमें नंबर ऑफ टर्न्स किस तरफ की, सेकेंडरी की बढ़ानी पड़ेंगी। और जब नंबर ऑफ टर्न्स हम सेकेंडरी की बढ़ाएंगे तो जो वोल्टेजेस अक्रॉस सेकेंडरी है वो भी बढ़ जाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर करने के लिए हमें सेकेंडरी की टर्न्स को बढ़ाना होगा, और जब सेकेंडरी की टर्न्स बढ़ेंगी
तो सेकेंडरी के वोल्टेजेस भी बढ़ेंगे। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्राइमरी की टर्न्स को बढ़ाना होगा और सेकेंडरी की टर्न्स को कम करना होगा। तो सिंपल इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि जिस तरफ की आपने वोल्टेजेस को बढ़ाना है उस तरफ की नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ाना है। सादा सा असूल है। अगर आपने स्टेप अप करना है तो इसका मतलब है सेकेंडरी के वोल्टेजेस को बढ़ाना है। सेकेंडरी के वोल्टेजेस को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी की टर्न्स बढ़ानी है। इसी तरह अगर आपने स्टेप डाउन करना है तो मीन डैट आपने प्राइमरी की टर्न्स को बढ़ाना है और सेकेंडरी की टर्न्स को कम करना है। अब इसी तरह बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे इसको देखिए, आंसर बताइएगा। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशो इज 1:2। टर्न रेशो यानी कि आपको बता दी है NS/NP 1:2। और अ ड्राई बैटरी, बेटा इसमें वर्ड जो लिखा हुआ है ड्राई बैटरी बहुत अहम है, मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ। A dry cell of EMF 1.5 volt is connected across a primary. The voltages developed across the secondary would be. Secondary के क्रॉस वोल्टेजेस क्या होंगे? शाबाश, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत है जी? क्या होगा आंसर? 0। वाई 0? बिकॉज मैंने आपको पहले बोला कि इसमें की वर्ड था ड्राई बैटरी। अगर यहाँ पे ड्राई बैटरी ना होती, कोई एसी सोर्स होता, तो फिर हम इसे सॉल्व करते। तो इट्स मीन 0 इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ट्रांसफार्मर इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ड्राई बैटरी या डायरेक्ट करंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मतलब पावर ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी इनपुट पावर, यानी कि जिसकी इनपुट पावर जो है ये बराबर होती है आउटपुट पावर के, और इनपुट पावर क्या हो जाएगी? VP मल्टीप्लाई बाय EP, और आउटपुट पावर हो जाएगी VS मल्टीप्लाई बाय IS। अब इसमें हम लोग एक और जो है वो VP डिवाइडेड बाय VS बराबर हो जाएगा IS डिवाइडेड बाय IP, और यहाँ पे VP ओवर VS को हम लोग लिख सकते हैं NP ओवर NS, और ये आ जाएगा VP ओवर VS, और ये बन जाएगा IS ओवर IP। तो ये एक हमारे पास एक जर्नल फार्मूला बन जाएगा जो कि हम लोग यूज़ करेंगे फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेजेस ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी वोल्टेजेस कम होते हैं। लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेजेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर सेकेंडरी करंट जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह प्राइमरी वोल्टेजेस कम होंगे लेकिन प्राइमरी करंट कंपैरेटिवली वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जहाँ सेकेंडरी वोल्टेजेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर सेकेंडरी करंट कम होता है। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो याद रखें ओहम्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ओहम्स लॉ के लिए V = IR रेजिस्टेंस होता है, जबकि यहाँ पर जब हम लोग इनकी रेजिस्टेंस वगैरह देख रहे होते हैं तो XL, जैसे ये आपके पास कॉइल है तो इसके लिए XL 2πfl देखते हैं, तो इसकी ये रेजिस्टेंस जो है ये बेसिकली इंडक्टर बन जाता है। तो लिहाजा इंडक्टर के लिए सिंपल इस तरह ओहम्स लॉ अप्लाई करना जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरह एफिशिएंसी जब निकालते हैं तो पावर इनपुट को पावर आउटपुट से डिवाइड कर दें तो एफिशिएंसी आ जाती है। इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई भी जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी हमेशा आपको पता है 100% हो नहीं सकती। पावर इन हमेशा पावर आउट से ज़्यादा होगी। अब जो पावर के जो लॉसेस के सब वजूहात हैं वो बेसिकली कॉपर लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो एक वायर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अपनी रेजिस्टेंस है, R = ρL/A, उसकी लेंथ है, डायामीटर है। अब दूसरा एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्या होता है? जैसे आपको बताया था कि प्राइमरी के अंदर कंटिन्यूसली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उससे EMF पैदा होती है, और उस EMF की वजह से, जिसको सेल्फ इंडक्शन या बैक EMF कहते हैं,
उस सेल्फ इंडक्शन या बैक ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होता है जिसको एडी करंट कहते हैं, और वो एडी करंट एक्चुअली लॉसेस का सबब बनता है। और वो एडी करंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपकी कोर नज़र आ रही है, ये इसको मैग्नेटिक कोर जो है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर की बनी होती है, हम इसकी 2 स्ट्रिप्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम रख देते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ करें कॉपी के पेजेस हैं, वो कॉपी के पेजेस जो हैं ये आप कह लें सॉफ्ट आयरन कोर है, तो 2 पेजेस के दरमियान आप एक इंसुलेटिंग मीडियम रख दें तो हम एडी करंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो एडी करंट को ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम फिल कर देते हैं, जिससे हमारा एडी करंट ब्लॉक हो जाता है। तो एडी करंट है, फिर हिस्टैरिसीस लॉसेज है। हिस्टैरिसीस लॉस आपने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और वो एरिया जितना ज़्यादा होगा हिस्टैरिसीस लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। लास्ट में हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो किनारों से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बेसिकली क्या होती हैं, बाहर आती हैं। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज जो है ये सबब बनता है पावर लॉसेस का। तो लास्ट वन इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो हम काफ़ी हद तक पावर लॉसेस को कम कर सकते हैं। देखें पावर लॉसेस मिनिमाइज़ कैसे होती हैं। पावर लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम कॉपर की एक मतलब उससे आगे चलें तो एडी करंट को मैनेज करने के लिए हम आयरन कोर जो होती है उनके दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस को मैनेज करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं जो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। और मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज़ करने के लिए उसकी जो कपलिंग है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान जो एंगल है, जो उनकी लिंकेज है, उसको बेहतर करते हैं सॉफ्ट आयरन। अगेन बेटा इसके आगे जो हमारे पास बहुत अहम टॉपिक है वो है मतलब लाइन लॉसेस या पावर लॉसेस को हम कैसे जो है वो कम करते हैं बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। 2 मिनट की ब्रेक दें, उसके बाद वापस आते हैं बोर्ड क्लीन करके। मैं आपको पावर लॉसेस बताता हूँ या लाइन लॉसेस के बारे में। अच्छा जी बेटा, इसमें हम लोग देखें कि आपके पास जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, किस तरह लाइन लॉसेस को कम करता है। मसलन ये मेरे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और इसकी मैं सिर्फ बात करता हूँ, ये आउटपुट है, ये आपके पास आउटपुट है और इस आउटपुट में ये Vs आ गया और ये आ गया आपके पास Is। जहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेजेस कम है वहाँ पे सेकेंडरी करंट बहुत कम होगा। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है उसके सेकेंडरी करंट की वैल्यू बहुत ही मिन्यूट या बहुत ही कम है। अब जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो है वो वायर की उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम हीटिंग इफेक्ट को लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। हीटिंग इफेक्ट होता है I स्क्वायर RT। अब आप देखें कि अगर मैं सेकेंडरी का करंट कम कर दूं, अगर आप सेकेंडरी का करंट कम कर दें तो सेकेंडरी का हीटिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो इससे ये होता है कि हम लोगों का बेसिक मकसद ये होता है कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है, तरबेला से लाहौर तक सप्लाई आनी है, फ़र्ज़ करें 400 किलोमीटर है, तो उस 400 किलोमीटर के दौरान जो हीट लॉस है, पावर लॉस है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या इक़दामात उठा सकते हैं। पहला इक़दाम तो ये कि आप रेजिस्टेंस को कम कर लें। अब रेजिस्टेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि रेजिस्टेंस आपको पता है रेजिस्टेंस का ताल्लुक रो एल ओवर ए के साथ है, तो हमें लेंथ पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम वो जो वायर का डिस्टेंस है, वो जो लेंथ है, उसको तो नहीं मैनेज कर सकते। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हैं, वायर ब्रीक करते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और फिर हम नेचर ऑफ मटेरियल कोई गोल्ड या अच्छी कॉपर वायर इस्तेमाल करें तो फिर भी रेजिस्टेंस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो इट्स मीन डैट कि हीटिंग इफेक्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके, क्योंकि रेजिस्टेंस को कम करने का मकसद जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा कि लेंथ को तो जो भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एरिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अब हमारे लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम लोग हीट इफेक्ट को कम करने के लिए जो करंट है उस करंट की वैल्यू को कम करें।
तो यही वजह है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जब हम यूज़ करते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर जो उसकी आउटपुट होती है, उस आउटपुट के अंदर इवन डैट सेकेंडरी वोल्टेजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सेकेंडरी करंट बहुत कम होता है। ये जो इंटर सिटी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उन ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो करंट है वो बहुत कम होता है, और करंट कम होने की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट है या जो हीट लॉस है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हीट लॉस है उसकी वैल्यू को हम कम कर सकते हैं बाय मिनिमाइजिंग द करंट। तो करंट को कम करके हम हीट लॉस को कम कर सकते हैं, और यही हम करते हैं बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर। जो ट्रांसफार्मर का रोल है वो यही रोल है। जी बेटा जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रोल समझ आया आपको? अच्छा अच्छा बेटा, वी हैव अ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं कुछ, उससे पहले मैं जल्दी से आपको कुछ थोड़ा सा पीएन जंक्शन के बारे में बताता चलूँ। हमारा इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पीएन जंक्शन है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में जो सबसे अहम बात है वो है डिप्लीशन रीजन। लेकिन उस डिप्लीशन रीजन को समझाने से पहले जल्दी से मुझे बताइए, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है? जी, व्हाट इज़ पी टाइप, एन टाइप? सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? जी बेटा, पी टाइप सेम, पी टाइप इसमें होल्स की वजह से डिपेंड करता देखिए मैं अगर थोड़ा सा इसे रिपीट कर दूं, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स, देखिए वो सेमीकंडक्टर्स, आपको पता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं जिनके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम चौथे ग्रुप से, इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसी तरह कुछ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जो ऑलरेडी हमारे प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इन्हीं के अंदर हम मिलावट करते हैं। कैसे मिलावट करते हैं कि हमें पी टाइप अगर चाहिए तो पी टाइप बनाने के लिए, पी टाइप का मतलब ये होता है, ये नहीं पी टाइप का मतलब पॉजिटिव नहीं है, पी टाइप का मतलब ये है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन चौथे ग्रुप से है और सिलिकॉन चौथे ग्रुप से है, हम इस चौथे ग्रुप सिलिकॉन के अंदर तीसरे ग्रुप की मिलावट कर देते हैं एल्यूमिनियम की। अब तीसरे ग्रुप से जब आप एल्यूमिनियम लेंगे तो डोपिंग रेशो की वैल्यू याद रखें 10⁻⁶ सिलिकॉन होती है, और उसके मामले में उसके अक्रॉस एल्यूमिनियम का 1 होता है। तो आप पी टाइप को ऐसे भी याद रख सकते हैं, 4 और 3 टोटल हो जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में 7, और जब 4 और 3 आउटरमोस्ट शेल में 7 हो जाएंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम होल बोलते हैं। तो उस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिसको होल बोलते हैं, कंडक्शन होती है उस वजह से। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होती है, उसी मुनासबत से पी टाइप बोलते हैं। एन टाइप में क्या होता है, हमारे पास एन टाइप के अंदर चौथा ग्रुप जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है उसके अंदर हम पाँचवें ग्रुप की मिलावट करते हैं। तो जब चौथे ग्रुप में पाँचवें ग्रुप की मिलावट करते हैं तो 4 + 5 9 हो जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको एन टाइप्स कहते हैं। तो पी टाइप बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम है, और एन टाइप बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम है। अब बात है कंडक्शन की। कंडक्शन की बुनियाद पर हम एन और पी का फैसला करते हैं, क्योंकि कंडक्शन एन टाइप में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है और पी टाइप में कंडक्शन होती है ड्यू टू होल्स की वजह से। तो होल्स की वजह से कंडक्शन होती है पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन टाइप में कंडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसलिए उसको हम एन टाइप कहते हैं। तो एन टाइप की अगर बात करें तो एन टाइप के अंदर हम ये कहते हैं, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो इसके अंदर हम पाँचवें ग्रुप से फास्फोरस ले आए। अब इधर चौथा ग्रुप सिलिकॉन का है और इधर पाँचवें ग्रुप से फास्फोरस है, तो ये सिलिकॉन 10⁻⁶ है और फास्फोरस 1 है। तो इसी मुनासबत से इसे हम एन टाइप कहते हैं। अब बेटा अगर आप पी और एन को मिला लें तो पी और एन को मिला के हमारे पास एक बड़ा ही अहम जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। अब पीएन जंक्शन एक किस्म का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे हमारी सेमीकंडक्टर में जितने भी फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफिकेशन, क्योंकि एमटी कैट के सिलेबस में रेक्टिफिकेशन ज़्यादा टॉपिक शामिल है, तो रेक्टिफिकेशन कैसे होती है उसके लिए फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस समझना ज़रूरी है।
और उसके लिए हमें जल्दी से पीएन जंक्शन को समझना ज़रूरी है। तो ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अच्छा, अगर इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक तरफ से तीसरे ग्रुप की मिलावट कर दें और दूसरे तरफ से पाँचवें ग्रुप की मिलावट कर दें, तो ये हमारे पास जिस तरफ से तीसरे ग्रुप की मिलावट बनी है ये पी टाइप बन जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा एन टाइप। एन टाइप का मतलब है कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप का मतलब है कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होल्स होंगे। तो पी टाइप में मेजॉरिटीज़ में होल और एन में मेजॉरिटीज़ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता ये कि स्टार्टिंग के अंदर जो एन टाइप है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से पी टाइप होल्स की तरफ मूव करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन होल को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि दरमियान में मौजूद जो एटम्स हैं वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना शुरू कर देते हैं और जब वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं वहाँ पर पॉजिटिव आइंस की एक लेयर बनना शुरू हो जाते हैं और उसके करीब नियर बाय इलेक्ट्रॉन जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिससे नेगेटिव आइंस की लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो इट्स मीन डैट हमारे पास जब शुरू के अंदर एन से इलेक्ट्रॉन्स पी के अंदर यानी कि होल्स को वैकेंसीज को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उस दौरान दरमियान में मौजूद जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं जिससे एक पॉजिटिव आयन की लेयर बनती है और जिस तरफ वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर एक नेगेटिव आयन की लेयर बन जाती है और इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की लेयर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर होती है उस वहीं पे हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो लिहाजा यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाता है जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे कि सिलिकॉन के लिए 0.3 और जर्मेनियम के लिए गालबन 0.7 है जो कि मज़ीद डिफ्यूजन को रोकता है यानी कि यहाँ से मज़ीद इलेक्ट्रॉन को इधर आने के लिए रोकता है जिसकी इसी मुनासबत से इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। तो ये आपका कहलाएगा पोटेंशियल बैरियर और इसकी वैल्यू जैसे मैंने बताया इट में भी 0.3 वोल्ट और इसकी वैल्यू जो है वो 0.7 वोल्ट भी हो सकती है। तो लें जी बेटा जी, अभी तक मैंने जो बातें आपसे कही हैं कि इसमें हमारे पास पीएन जंक्शन कैसे बनता है उसमें मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन के अंदर एक तरफ से तीसरे ग्रुप की मिलावट करके और दूसरी तरफ से पाँचवें ग्रुप की अगर आप मिलावट कर दें तो ये एक पीएन जंक्शन बन जाता है जिसके दरमियान में एक पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन आ जाता है। अब बेटा इसकी जो सिंबॉलिक डायग्राम है वो सिंबॉलिक डायग्राम ये बनती है जिसमें हमारे पास ये पी है और ये बन जाता है एन। इसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं या पी डायोड बोलते हैं। अब बेटा इसमें हमारे पास फॉरवर्ड बायस कब होगा, रिवर्स बायस कब होगा, ये बड़ी अहम बात है कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है। पीएन जंक्शन इज सेड टू बी अ फॉरवर्ड बायस इफ पी रीजन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड एन रीजन विद द नेगेटिव। इसमें एक बात को अगर आप ध्यान से सुन लें तो दूसरी आपके लिए बहुत आसान होती है, यानी कि अगर आप इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड को समझ लें, रिवर्स आपको खुद ही समझ आ जाती है। देखिए एमटी कैट के अंदर हमने टू द पॉइंट इसकी बातों को याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्टली शामिल नहीं है, जो ज़्यादा डिटेल है वो रेक्टिफिकेशन की है जिसको हमने समझना है। अगर आप P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है जो कि पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है, कैंसिल करती है। जिससे हम ये कहते हैं कि जब आप फॉरवर्ड वोल्टेजेस बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेजेस बढ़ाने से जो पोटेंशियल बैरियर है उसके अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होती है। जब एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से पोटेंशियल बैरियर भी कम होता है। अच्छा जी, जब पोटेंशियल बैरियर कम होता है तो हमारे पास पी टाइप से होल्स और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में है बड़ी आसानी से डिप्लीशन रीजन की तरफ जाते हैं। और यही वजह है कि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेजेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप से जो होल हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड डिप्लीशन रीजन, जिससे हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेजेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो करंट है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट्स याद रखने, फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कम होती है और हमारे पास जो कंडक्शन होती है वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन में इलेक्ट्रॉन्स और पी में होल्स हैं तो जो कंडक्शन यहाँ पर हो रही होती है इट इज़ ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर।
और फिर इसमें हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में देखें तो ये जो इसका ग्राफ का स्लोप है, इस ग्राफ के स्लोप को हम बोलते हो कंडक्शन। और ये स्लोप का जो कंडक्शन है, ये ऑब्वियसली स्लोप इसकी कंडक्शन है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप को रेजिस्टेंस बोलेंगे। और बेटा जी जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेजेस बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करंट बढ़ता तो है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। इसी मुनासबत से हम ये कहते हैं कि ओहम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये नॉन ओहमिक डिवाइस है, और नॉन ओहमिक डिवाइस होने की वजह से जब हम इसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बेटा फ्यू ओहम्स में होती है। तो इसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फ्यू ओहम्स में है, और करंट जो है इसका हमारे पास मिली एम्पेयर्स में होता है। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं जिसको आपने याद रखना है कि हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेजेस बढ़ाएंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पर इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से इसको नॉन ओहमिक कहते हैं। फिर इसमें आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसकी फ्यू ओहम्स में होती है, और करंट जबकि इसका मिली एम्पेयर में होता है। अब इन तमाम पॉइंट्स को रेसिप्रोकल कर दें तो ये रिवर्स बाइसिंग के लिए हो जाता है। अब रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो P है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और N को हम बैटरी के पॉजिटिव या हाई टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। और फिर हम लोग जो पोटेंशियल बैरियर देखते हैं तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेजेस बढ़ाते हैं पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता है। एक वक्त ऐसा आता है कि रिवर्स वोल्टेजेस बढ़ाते बढ़ाते पोटेंशियल बैरियर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और जैसे ही पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होता है हमारे पास N के इलेक्ट्रॉन्स P के होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, और उस वक्त जो पोटेंशियल का जिसने उसको रोका होता है, जिसको हम वो पोटेंशियल बैरियर कह रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, और उस वक्त हम कहते हैं कि आपका डायोड वर्किंग स्टेट में नहीं है। तो हमने जब भी डायोड को इस्तेमाल करना है एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो डायोड है वो ब्रेक डाउन वोल्टेजेस से पहले पहले इस्तेमाल हो रहा हो। मसलन अगर आपको ये पता है कि ब्रेक डाउन वोल्टेजेस 20 है तो हम 20 पे कभी भी उसको ऑपरेट नहीं करवाएंगे, अदरवाइज़ उसका पोटेंशियल बैरियर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें फॉरवर्ड बाइसिंग की तो P पॉजिटिव को अगर आप पॉजिटिव 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, ये भी बहुत दफ़ा MCQs आई हुई है, और N को अगर हम पॉजिटिव 4 से कनेक्ट कर दें, अब ये दोनों पॉजिटिव से कनेक्टेड है लेकिन कंपैरेटिवली ये हाई है और ये कंपैरेटिवली लो है, तो इट्स मीन ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड है। तो इट्स मीन ये जो आपको दिखाया गया ये इस वक्त फॉरवर्ड बाइसिंग है। फिर इसी तरह अगर हम लोग इसको फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास P है, ठीक है, और ये आपके पास N है, और इसको हम लोग ग्राउंड कर दें, अर्थ कर दें, ज़ीरो पोटेंशियल पर लें, और इसको आप +5 पर ही रहने दें, तो अभी भी ये फॉरवर्ड बाइस है। लेकिन अगर बेटा जी हम इसको ऐसे करें कि ये आपके पास P है और ये आपके पास N है, और अगर हम लोग इसको -4 कर दें और इसको -5 कर दें, तो अभी भी ये देखिए ये कंपैरेटिवली लो है और ये हमारे लिए कंपैरेटिवली हाई है। तो इसका मतलब है कि ये स्टिल इट इज़ एन फॉरवर्ड बाइस। तो याद रखें फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हम एक बात याद रखेंगे, ख़त्म हो, ठीक है। तो इट्स मीन डैट कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि P को कंपैरेटिवली हाई से और N को कंपैरेटिवली लो से जोड़ना है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि P हमेशा पॉजिटिव से हो और N हमेशा नेगेटिव से हो। आपने कंपैरिजन बास का जब दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो फिर हमने देखना है कि कौन सा कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई पोटेंशियल पर है। फिर इसके बाद बेटा हमने ये याद रखना है, रेक्टिफिकेशन के लिए बड़ी अहम बात है कि रेक्टिफिकेशन के लिए हमेशा जो बात करने लगा हूँ कि फॉरवर्ड बाइसिंग को आइडियल स्पीकिंग फॉर अ फॉरवर्ड बाइस हम लोग इस डायोड को एज ए क्लोज्ड स्विच लेते हैं। तो याद रखें फॉरवर्ड बाइस के लिए हम आइडियल स्पीक करें तो हमने इसको एज ए क्लोज स्विच लेना है, और अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो हमारा डायोड है उसको एज ए ओपन स्विच के तौर पर कंसिडर करेंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये एज ए क्लोज स्विच के तौर पर काम करेगा, और रिवर्स बाइसिंग के लिए ये एज ए ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। इसी को बेटा याद रखिएगा। कल हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से MD-CAT के हवाले से अहम है। कोई आपका सवाल है तो कीजिए, अदरवाइज़ मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ जी।
ओके सर बेटा। एक ना पिछले चैप्टर से क्वेश्चन है। जी 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 हुक्म, जी ज़रूर। सर वो आपने एक दफा वो सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में बताया था कि अगर सर्कल हमारा वो वर्टिकल बन रहा हो ना स्ट्रिंग से, हम्म। तो उसके लिए आपने बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती मिनिमम है? मिनिमम बेटा मिनिमम, ये तो प्रैक्टिकली भी और सर सोच। उसका फॉर्मूला टी, एम बी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी। नहीं प्लस एम जी है, वो गलती से ना लिखा हो कहीं पे, एम बी स्केयर प्लस एम जी है, प्लस एम जी है। हाईएस्ट पॉइंट पे। हाँ जी, हाईएस्ट पॉइंट पर एम जी है। ओके सर, ठीक है सर। ओके सर जी जी बेटा जी। सर जी तो एक सवाल था कि ये जब हम रोड पे चलते हैं तो ये पानी पानी सा नजर आता है, ये हाँ हाँ, किस वजह से नजर आता है? ये बेटा इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। बेसिकली होता ये कि सड़क जो गर्म हो जाती है ना, ये गर्मियों में नज़र आता है, सर्दियों में नहीं नज़र आता। जब गर्मियाँ आती है ना जी तो सर। रोड की जो सरफेस है वो हीट अप हो जाती है, और जब वो हीट अप होती है तो वहाँ पे एयर जो है ना वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा एज ए रियर मीडियम के तौर पर काम करती है, और उसके ऊपर जो टेम्परेचर कम होता है वो डेंसर मीडियम होती है। और फिर डेंसर टू रियर जब लाइट आती है ना तो उस फिनोमिने की वजह से इस तरह का बनता है। वैसे इसको इन जनरली रेयर फ्रैक्शन ही बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं।